हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था? पिछली वीडियो में मैंने आपको ये जो चैप्टर नंबर 3 है, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, इसके बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। ये जो 9th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणिता मंजरी, इसका चैप्टर नंबर 3 है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। इसके बेसिक कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में सीखे थे। इस वीडियो में हम पेज नंबर 41 और 42 को कवर करेंगे और ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 3.1 द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स, द ह्यूमन नीड टू काउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स, द ह्यूमन नीड टू काउंट। इसका ये मतलब है कि मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, और इसका रीज़न दिया गया है द ह्यूमन नीड टू काउंट, यानी कि इंसानों को चीज़ों को काउंट करने की ज़रूरत होती थी, चीज़ों को गिनना पड़ता था। यहीं से मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग हुई थी। तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स की हिस्ट्री के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है कि मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग क्यों हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या कहा गया है, लॉन्ग बिफोर ह्यूमैनिटी बिल्ड सिटीज़, यानी कि इंसानों ने जब ये शहर बनाने शुरू किए उससे भी बहुत पहले, या फिर फॉर्मुलेटेड लॉ, जब इंसानों ने कानून बनाए उससे भी बहुत पहले, और स्टडीड द स्टार, यानी जब इंसानों ने तारों की गणना स्टार्ट की, तारों की स्टडी स्टार्ट की, तारों के बारे में समझना शुरू किया उससे भी बहुत पहले। देयर एग्जिस्टेड अ फंडामेंटल प्रैक्टिकल नेसेसिटी, इन सब कामों से भी पहले ये कुछ ऐसी ज़रूरतें थी जो प्रैक्टिकल और मतलब बेसिक ज़रूरतें थी जो कि एग्जिस्ट करती थी। और वो ज़रूरत क्या थी? द नीड टू कीप काउंट, वो थी चीज़ों को गिनने की ज़रूरत। तो ये बड़ी-बड़ी चीज़ें तो बाद में आई कि इंसानों ने सिटीज़ बनाई, इंसानों ने लॉ बनाए, इंसानों ने स्टार्स को स्टडी करना शुरू किया। इन सब से भी बहुत पहले इंसान की जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, एक मतलब वैसे तो कई चीज़ें ज़रूरी रही होंगी, उनमें से एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, चीज़ों को काउंट करने की, चीज़ों को गिनने की ज़रूरत थी। अब इसके बाद क्या दिया गया देखिए, मैथमेटिक्स डिड नॉट बिगिन इन अ क्लासरूम विद इक्वेशंस ऑन अ बोर्ड, यानी मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग क्लासरूम में बोर्ड पर इक्वेशंस लिखकर स्टार्ट नहीं हुई थी। जैसे आज हम देखते हैं कि क्लासरूम में बोर्ड पर मैथमेटिक्स कराया जाता है, मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग ऐसे नहीं हुई थी। इट बिगेन इन द डर्ट, मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग हुई थी मिट्टी में, ऑन द बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल पे, एंड ऑन बोन्स, हड्डियों पे। यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इंसान ने गिनने की ज़रूरत महसूस की, काउंटिंग की ज़रूरत महसूस की, तो उसने जो निशान इसके लिए बनाए, जो साइंस बनाए, जो भी उसने सिंबल बनाए, वो उसने कहाँ लिखे? डर्ट, मिट्टी में लिखे, पेड़ की छाल पर बनाए, या फिर हड्डियों पर बनाए। अब इसके बाद क्या बताया गया है, इमेजिन यू आर लिविंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो इन अ स्मॉल एग्रीकल्चरल सेटलमेंट अलोंग द बैंक्स ऑफ द सरस्वती रिवर, यानी कल्पना कीजिए कि हज़ारों साल पहले आप सरस्वती नदी के किनारे आप रहते हैं, और वहाँ पर छोटा सा जो भी एक ग्रुप है लोगों का, ये सब लोग वहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अब आगे, यू हैव अ हर्ड ऑफ कैटल, और आपके पास मवेशियों का झुंड है, जानवरों का झुंड है। एवरी मॉर्निंग दे गो आउट इन टू द डेंस फॉरेस्ट टू ग्रेज, हर सुबह जो आपके जानवर है, जो आपने पाले हुए हैं, वो हर सुबह घने जंगल में जाते हैं घास वगैरह चरने के लिए। एंड एवरी इवनिंग दे रिटर्न, और हर शाम को वो जानवर वापस आ जाते हैं। हाउ वुड हाउ डू यू इंश्योर दैट अ काफ हैज़ नॉट वॉन्डर्ड ऑफ, तो आप ये कैसे पक्का करेंगे, कैसे श्योर करेंगे कि सुबह जितने जानवर गए थे और शाम को जितने आए हैं, तो आप ये कैसे कंफर्म करेंगे कि कहीं कोई बछड़ा कहीं भटक तो नहीं गया है? यानी कि आप कैसे पता करेंगे कि कहीं कोई जानवर कम तो नहीं है? विदाउट वर्ड्स फॉर नंबर्स एंड विदाउट रिटन सिंबल्स, अर्ली ह्यूमंस सॉल्व्ड दिस थ्रू अ कंसेप्ट कॉल्ड वन टू वन कोरेस्पोंडेंस। अब उस समय पर नंबर्स के लिए कोई वर्ड्स तो थे नहीं और कोई रिटन सिंबल्स भी नहीं थे, तो उस समय इंसान ये चीज़ें कैसे काउंट करता था? उसके लिए वन टू वन वो कुछ इसका एक उसने उपाय सोचा। जैसे कि हर जानवर के लिए वो एक कंकड़ अपने पास रख लेता था, वो अब आगे हमें बताया गया है। फॉर एवरी काउ दैट लेफ्ट द सेटलमेंट, द हर्डर माइट प्लेस वन पेबल इन अ क्ले पॉट, यानी कि मान लेते हैं कि किसी बंदे के पास उस समय पर, किसी व्यक्ति के पास काऊ बहुत सारी काउस थी, और वो काउज़ अगर सुबह के समय बाहर जाती है घास वगैरह चरने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या करता था जिसकी काउस होती थी, वो हर काऊ के लिए मिट्टी के बर्तन में एक कंकड़ रख देता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके पास 10 काउज़ है जो घास चरने गई है सुबह, तो हर काऊ के लिए वो एक कंकड़ डालकर एक मिट्टी के बर्तन में रख देता था। अब आगे, इन द इवनिंग फॉर एवरी काउ दैट रिटर्न वन पेबल वॉज रिमूव्ड, यानी कि शाम को जितनी भी गाय वापस आई, हर गाय के लिए वो एक कंकड़ बाहर निकाल लेता था। पहले उसने देखा कि एक गाय आई है तो एक कंकड़ निकाल लिया, फिर दूसरी गाय आई दूसरा कंकड़ निकाल लिया, इस तरीके से। इफ़ द पॉट वॉज एम्प्टी एट द एंड ऑफ द डे,
द हर्ड वॉज सेफ। और अगर 10 के 10 कंकड़ उसने निकाल लिए और उसके बाद उसने देखा कि अब ये मिट्टी का बर्तन खाली हो गया, तो वो मान लेता था कि हाँ, मेरी जितनी गाय सुबह गई गई थी उतनी ही गाय वापस आ गई हैं। इफ़ पेबल्स रिमेंड, लेकिन अगर कुछ कंकड़ वापस बच जाते थे, 1 या 2 कंकड़ बच गए, इसका मतलब 10 गाय गई थी, 10 कंकड़ थे, हर गाय के जो वापस आ रही थी उसके लिए उसने 1 कंकड़ निकाल लिया, 2 कंकड़ एंड में बच गए, यानी कि 2 गायें कम आई हैं। इसका मतलब, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। इफ़ पेबल्स रिमेंड, अगर कोई कंकड़ उस मिट्टी के बर्तन में रह जाता था, काउज वर मिसिंग, इसका मतलब होता था कि काउस मिसिंग है, कोई गाय है जो कि वापस नहीं आई है। तो इस तरह से देखें तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से मिलाया जाता था, एक कंकड़ का मतलब एक गाय होता था। ठीक है। दिस सिंपल एक्ट ऑफ मैचिंग वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जो ये एक मैच किया जाता था, वो द बर्थ ऑफ द, यहाँ से बर्थ हुआ नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे चलते रहते हैं। तो इस तरीके से स्टार्टिंग हुई नेचुरल नंबर्स की। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है। अब इसके बाद हमें क्या बताया गया है, देखिए, अ हिस्ट्री रिटन इन बोन, और इसमें क्या बताया गया है, वाइल द डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम वी यूज टुडे वॉज परफेक्टेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम आज हम यूज़ करते हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुआ था। लेकिन यहाँ पर अब किसी और चीज़ की भी बात होगी, किसकी? नेचुरल नंबर्स की। द अर्लीस्ट फिजिकल एविडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी रिकॉर्डिंग नेचुरल नंबर्स टेक्स अस डीप इनटू द हार्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि जो डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुआ था, लेकिन अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की और इसकी हम हिस्टोरिकल कोई रिकॉर्डिंग देखें, इसके कोई अगर रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो वो सबसे पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं नेचुरल नंबर्स के यूज़ के, वो मिलते हैं अफ्रीका में। अब आगे देखते हैं। द फर्स्ट मैथमेटिशियंस डिड नॉट यूज़ पेपर, जो सबसे स्टार्टिंग के मैथमेटिशियंस थे, जहाँ से मैथमेटिक्स की स्टार्ट हुई, उन्होंने पेपर का यूज़ नहीं किया था इसके लिए। दे यूज टेली मार्क्स कार्व्ड इनटू बोन, यानी उन्होंने पेपर पे कोई सिंबल नहीं बनाए थे, बल्कि उन्होंने हड्डियों पे मार्क्स बनाए थे, बोन्स पे मार्क्स बनाए थे। जैसा कि यहाँ पर आप ये देख भी सकते हैं, बोन के ऊपर आपको ये मार्क्स मार्क्स नज़र आ रहे होंगे, उन्होंने बोन्स के ऊपर ये मार्क्स बनाए थे। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बताया गया है, द रेबोम्बो रेबोम्बो बोन, जो कि कहाँ डिस्कवर हुई थी? डिस्कवर्ड इन द रेबोम्बो माउंटेन्स बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड स्विट्जरलैंड, यानी कि साउथ अफ्रीका और स्विट्जरलैंड के बीच में जो रेबोम्बो माउंटेन्स है, वहाँ पर ये रेबोम्बो बोन डिस्कवर हुई थी, जो कितनी पुरानी है? डेट्स बैक अप्रोक्सीमेटली 35,000 ईयर्स, जो लगभग 35,000 साल पुरानी है। इट इज़ अ बोन फीचरिंग 29 डिस्टिंक्ट डेलिब्रेटली कार्व्ड यूनिफॉर्मली साइज्ड नोचेस, यानी कि ये जो लेबोम्बो बोन मिली थी ना, इस पर 29 डिफरेंट टाइप के कुछ अलग-अलग यूनिफॉर्मली साइज़ की बनाई हुई कुछ कलाकृतियाँ थी। यानी ये लेबोम्बो बोन है, जो हमें मिली, जो लगभग 35,000 साल पुरानी मानी जाती है। इस पर 29 अलग-अलग तरह की बनाई गई या खोदी गई कुछ यूनिफॉर्मली साइज़्ड कलाकृतियाँ इस पर मिली हैं। आगे इसके बाद, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एंड मैथमेटिशियंस बिलीव दिस वाज नॉट जस्ट रैंडम स्क्रैचिंग, यानी कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, आपके जो मानव विज्ञान होते हैं, जो मानव वैज्ञानिक होते हैं और जो मैथमेटिशियंस होते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि ये जो इस हड्डी के ऊपर जो हमें ये सिंबल टाइप मिले थे, जो ये कलाकृतियाँ, जो नोचेस मिली थी, ये ऐसा नहीं था किसी ने ऐसे ही बना दिया, स्क्रैच बना दिया, स्क्रैच कर दिए, ऐसा नहीं था, बल्कि ये सोच समझ कर बनाई गई चीज़ थी। और ये किस लिए यूज़ होता था? बट अ टूल यूज्ड एज अ लूनर फेस काउंटर और अ मेंस्ट्रुअल कैलेंडर, यानी इससे लूनर फेस को थोड़ा लूनर फेस को कैलकुलेट किया जाता था, या मेंस्ट्रुअल कैलेंडर को इससे मतलब चेक किया जाता था, या कैलकुलेट किया जाता था। और इससे क्या पता चलता है? इंडिकेटिंग दैट अर्ली ह्यूमंस वर ट्रैकिंग टाइम थ्रू नेचुरल नंबर्स, इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय के जो मनुष्य थे, वो नेचुरल नंबर्स के द्वारा टाइम ट्रैक करते थे, टाइम कैलकुलेट करते थे। अब इसके बाद हमें क्या बताया गया, देखिए, इवन मोर फैसिनेटिंग इज द इशांगो बोन, यानी कि एक और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली जो चीज़ है वो है इशांगो बोन। अभी इशांगो बोन पे क्या मिला, देखिए, ये पहले तो मिली कहाँ पर, ये फाउंड नियर द हेड वाटर्स ऑफ द नाइल रिवर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में नाइल रिवर के किनारे कहीं पर मिली। और इसकी डेटिंग कब की मानी जाती है? डेटिंग टू अराउंड 20,000 BCE। ठीक है। अब इशांगो बोन में खास बात क्या थी, देखिए, यहाँ पर उसका एक ये दिखाया भी गया है पिक्चर में। दिस बोन कंटेन्स 3 कॉलम्स ऑफ एसिमेट्रिकल नोचेस, यानी कि इस बोन में 3 कॉलम थे। हालांकि ये एसिमेट्रिकल नोचेस थे, मतलब बहुत अच्छी सिमेट्री तो नहीं थी इनकी, लेकिन फिर भी 3 कॉलम्स थे इसमें। और इसमें खास बात क्या थी वो अब पता चलेगी। व्हाट मेक्स द इशांगो बोन अ मैथमेटिकल मार्वल
यानी कि इशांगो बोन को एक मैथमेटिकल मार्वल, मैथमेटिक्स के नज़रिए से देखें तो एक आश्चर्यजनक चीज़ है। कौन सी वो चीज़ है जो इसको आश्चर्यजनक बनाती है, मार्वल बनाती है? इज़ द स्पेसिफिक ग्रुपिंग ऑफ द टेररिस्ट, क्योंकि इसमें उस समय भी हज़ारों साल पहले भी स्पेसिफिक ग्रुपिंग ऑफ द टेररिस्ट, टेली मार्क्स के द्वारा, जैसे टेली मार्क्स हम बनाते हैं ना, वो टेली मार्क्स की ग्रुपिंग इस तरीके से की गई थी। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस बोन में क्या खास बात है जो यहाँ पर हमें ये टेली मार्क्स नज़र आ रहे हैं। वन ऑफ द कॉलम, यानी जो थ्री कॉलम्स की बात हुई है कि ये जो इशांगो बोन मिली थी, इस पे थ्री कॉलम्स है। उसमें एक कॉलम पता है कैसा था? वन ऑफ द कॉलम ग्रुप्स नोचेस इनटू 11, 13, 17 एंड 19 द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर ये टेली मार्क्स के द्वारा ये 11 दिखाया, 13 दिखाया, 17 दिखाया, 19 दिखाया। और ये अगर आप ध्यान से देखें तो इतने हज़ार साल पहले भी इनको प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी थी। और ये जो भी नंबर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 और 20 के बीच में जो प्राइम नंबर्स आते हैं, वो यहाँ पर इन्होंने इन बोन्स के ऊपर बना दिए थे। अब आगे देखिए, अनदर कॉलम, एक और कॉलम भी था, मतलब ये जो इशांगो बोन मिली इसमें थ्री कॉलम्स थे। एक कॉलम तो यहाँ पर हमने देख लिया, इसके अलावा यहाँ पर एक और कॉलम भी था। उसमें क्या खास था? अनदर कॉलम सीम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टू, यानी डबलिंग। यानी उस कॉलम में उन्होंने बोन्स के ऊपर क्या दिखाया हुआ था? टू के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी डबलिंग करके, जैसे 5 का डबल किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, या किसी भी नंबर का डबल करके उस पर दिखाया गया था। These artifacts indicate that the abstract concept of a number is indeed tens of thousands of years old। इससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोगों को नंबर्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। भले ही वो आज की तरह जैसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एग्जैक्टली शायद वैसे नहीं करते थे, लेकिन जो नॉलेज आज हमें है वो नॉलेज हज़ारों साल पहले उनके पास भी थी, जो वो इस तरीके से जैसे हमने देखा वो रिप्रेजेंट किया करते थे। अब इसके बाद क्या बताया गया देखिए, द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ट्रेड एंड एस्ट्रोनॉमी। और इसमें क्या बताया गया वो भी देखते हैं। एज सिविलाइजेशन एडवांस, जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुई, सो डिड द नीड फॉर लार्ज नंबर्स। तो जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुई तो उसी के साथ फिर बड़े बड़े नंबर्स की ज़रूरत महसूस होने लगी। इन द एंशियंट अर्बन सेंटर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, सच एज लोथल एंड हड़प्पा। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स वर क्रूशल फॉर ट्रेड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड के लिए स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स अब बहुत ज़रूरी थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके थे। मर्चेंट ट्रेडिंग, टेराकोटा पोट्री, लेपिस lazuli और कॉटन विद मेसोपोटामिया नीड अ रोबुस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब उस समय पर यहाँ पर जो मर्चेंट हुआ करते थे, जो ये व्यापारी हुआ करते थे, जो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ ये ट्रेड किया करते थे, टेराकोटा पोट्री, उसके अलावा लेपिस lazuli या कॉटन वगैरह का वो ट्रेड किया करते थे। तो इसके लिए उन्हें अकाउंटिंग की ज़रूरत अब महसूस होने लगी। अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग वैदिक टाइम, यानी वैदिक टाइम की बात हो रही है अब। तो वैदिक टाइम के बारे में क्या बताया गया? इंडियन फिलोसफर्स वर फैसिनेटेड बाय एंड डीपली पॉन्डर्ड लार्ज नंबर्स। यानी कि वैदिक टाइम में, वैदिक पीरियड में जो इंडियन फिलोसफर थे वो बड़े नंबर्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे थे और वो उस बड़े नंबर्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे थे। अब आगे देखिए। इन द वेदास विच गो बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी वेदास की अगर हम बात करें, वेदास में जो कि हज़ारों साल पहले के हैं, names were given to all powers of 10 up to 10 raised to the power 12 which was called प्रार्थ। अब इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर यह बताया गया है कि वेदास में जो कि हजारों साल पुराने हैं, नाम दिए गए थे। नेम्स वर गिवन, किसको नाम दिए गए थे? टू ऑल पावर्स ऑफ 10 अप टू 10 रेस टू द पावर 12। यानी कि 10 रेस टू द पावर 1, 10 रेस टू द पावर 2, 10 रेस टू द पावर 3, ऐसे 10 रेस टू द पावर 12 तक को नाम दिए गए थे। और इसको क्या कहा जाता था? विच वॉज कॉल्ड प्रार्थ। और ये जो 10 रेस टू द पावर 12 है ना, इसको प्रार्थ कहा जाता था। ठीक है, यानी इतने बड़े नंबर्स तक के नाम उन्होंने उस समय पर रख लिए थे। दूसरे शब्दों में कहे तो इतने बड़े नंबर्स को वो यूज़ कर रहे थे आज से हज़ारों साल पहले, और इतने बड़े नंबर्स की उनको सटीक जानकारी थी। अब इसके बाद क्या बताया गया है? इन द ललित विस्तार इन द 4th सेंचुरी BC बुद्धा डिस्क्राइब्स नेम्स अप टू 10 रेस टू द पावर 53। यानी कि ललित विस्तार में 4th सेंचुरी BCE में, ललित विस्तार में बुद्धा ने 10 रेस टू द पावर 53 तक को भी डिस्क्राइब कर दिया नाम के साथ। और नाम क्या दिया उसको? विच इज कॉल्ड तल लक्षणा। आप देख सकते हैं कि इतने हज़ार साल पहले भी कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं की जानकारी हमारे यहाँ पर थी और उनको वो नाम तक दे रहे थे। अब इसके बाद क्या बताया गया है? एक्सप्रेसिंग क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10
वॉज एक्सप्लिसिटली यूज्ड इन द ऋग्वेदा, यानी ऋग्वेदा में भी पावर ऑफ 10 यानी पावर 10 की पावर को यूज़ किया जाता था ऋग्वेदा के समय पर। जैसे 10 को बेस बना के 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और ये बाद में आधार बना इंडियन नंबर सिस्टम का, वही बताया गया यहाँ पर। दस सेटिंग द स्टेज फॉर द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन पावर्स ऑफ 10 टू बी डेवलप्ड इन इंडिया इन द एंस्यूइंग ईयर्स। और आने वाले सालों में फिर इंडिया का जो नंबर सिस्टम बना वो बेस 10 के हिसाब से ही बना, यानी कि बेस 10 को बेस बनाकर ही फिर इंडियन सिस्टम बनाया गया। और जैसे 10 रेज टू द पावर 1, 10 रेज टू द पावर 2, और आज तो ये दुनिया भर में यूज़ होता है, एंड विच वी नाउ यूज़ अराउंड द वर्ल्ड टुडे, और आज तो ये दुनिया भर में यूज़ हो रहा है। अब इसके बाद क्या बताया गया है, द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन न्यूमरल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यूज एंड पावर्स ऑफ 10 ऑल्सो हेल्प pave the way for what is perhaps the most important mathematical invention in human history, the concept of zero। और इंडिया में जो बेस 10 सिस्टम को यूज़ किया गया, जिससे कि बाद में इंडियन न्यूमरल सिस्टम बना, इससे मानव इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं जो खोज हुई, वो थी ज़ीरो का कंसेप्ट आना। इसी से ज़ीरो का कंसेप्ट आया। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कवर होता है। इस पॉइंट 1 इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमसे क्या कहा गया है। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स, यानी कि लोथल नाम की कोई पोर्ट सिटी है और वहाँ पर एक मर्चेंट है जो कि स्पाइसेस के जो बैग्स होते हैं, मसालों की जो बोरियां होती हैं, वो किसके एक्सचेंज मतलब किसके साथ एक्सचेंज करता है, कॉपर इनगोट्स के साथ। कॉपर इनगोट्स मतलब तांबे की ईंटें कह लीजिए, तांबे की सीढ़ियाँ कह लीजिए। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि वो मसालों की बोरियां देता है और उसके बदले में वो क्या लेता है, तांबे की सीढ़ियाँ लेता है, तांबे की ईंटें लेता है। अब इसके बाद क्या बताया गया देखिए, ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, यानी कि अगर वो 2 बोरियां मसालों की देता है तो उसके बदले में उसको 15 सीढ़ियाँ मिलती हैं, 15 सीढ़ियाँ मिलती हैं तांबे की। उसने 2 बैग्स दिए स्पाइसेस के, तो उसके एक्सचेंज में उसको क्या मिलेगा, 15 इनगोट्स मिलेंगे कॉपर के। अब आगे, इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, यानी वो अगर मार्केट में 12 बोरियां लेकर आता है मसालों की, हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लिव विद, तो उसको इन 12 मसालों की बोरियों के एक्सचेंज में कितने नंबर ऑफ कॉपर इनगोट्स मिलेंगे, वो हमें बताना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉपर इनगोट्स फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू 15, यानी कि अगर वो 2 बैग स्पाइसेस के देता है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो उसके एक्सचेंज में उसको 15 कॉपर इनगोट्स मिलते हैं। वही चीज़ हमने लिखी कि 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए 15 उसको कॉपर इनगोट्स मिलते हैं। तो अगर 2 बैग स्पाइसेस के लिए 15 कॉपर इनगोट्स मिलते हैं, तो एक बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए कितने इनगोट्स मिलेंगे, सिंपल है, नंबर ऑफ कॉपर इनगोट्स फॉर 1 बैग ऑफ स्पाइसेस। तो अगर एक बैग ऑफ स्पाइसेस के एक्सचेंज में उसको कितने कॉपर इनगोट मिलेंगे ये पता करना है, तो ये जो 2 यहाँ पर है ये यहाँ पे आके अपॉन में आ जाएगा। 2 बैग के लिए मिलते हैं 15 कॉपर इनगोट्स, तो 1 बैग के लिए कितने मिलेंगे, 15/2 कॉपर इनगोट्स। अब सिंपल सी चीज़ है कि अगर एक बैग के एक्सचेंज में उसको 15/2 कॉपर इनगोट्स मिलते हैं, तो हमें ये पता करना है कि अगर उसके पास 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस हैं तो कितने कॉपर इनगोट्स मिलेंगे। तो सिंपल रह गया, आप तो देखिए नंबर ऑफ कॉपर इनगोट्स फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। एक बैग के एक्सचेंज में अगर 15/2 कॉपर इनगोट्स मिलते हैं, तो 12 बैग के एक्सचेंज में कितने कॉपर इनगोट्स मिलेंगे, हम 15/2 को 12 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पता है कुछ ऐसे ही है कि अगर एक चॉकलेट 10 रुपये की आती है तो 5 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी, तो आप क्या करेंगे, 10 × 5 करेंगे। वही तो चीज़ हमने यहाँ पर करी कि एक बैग स्पाइसेस के बदले अगर 15/2 कॉपर इनगोट्स मिलते हैं, तो 12 बैग के एक्सचेंज में कितने कॉपर इनगोट्स मिलेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 15/2 के साथ। अब देखिए ये 2 और 12 आपस में कट जाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 15 × 6 करेंगे तो मिलेगा 90। हमारा आंसर हमें मिल गया है कि अगर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस को वो देता है तो उसके एक्सचेंज में उस मर्चेंट को कितने कॉपर इनगोट्स मिलेंगे, 90 कॉपर इनगोट्स मिलेंगे। यही हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। जैसा कि हमने इशांगो बोन देखा था, तो एक बार मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ।
पेज नंबर 42 पर हमने ये देखा था, पेज नंबर 42 पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इशांगो बोन के ऊपर ये प्राइम नंबर्स है 11, यहाँ पर ये 11 हो गया, ठीक है। उसके अलावा फिर अगला है प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है 13, फिर अगला प्राइम नंबर है 17, उससे अगला प्राइम नंबर है 19। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब यहाँ क्या कहा गया, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। वही चीज़ बताइए कि 11 आया, 13 आया, 17 आया, 19 आया। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? इन सब में क्या कॉमन है? सिंपल सी चीज़ है कि ये सब प्राइम नंबर है, एक तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। इससे अगले 3 नंबर हमें और लिखने हैं जो इसी पैटर्न में फिट हो। तो सिंपल सी चीज़ है कि इससे आगे के 3 और प्राइम नंबर हमें बताने हैं। तो पहले तो हमें ये बताना था कि इन सभी नंबर्स में क्या कॉमन है। तो उसका जो आंसर हमारा रहेगा, जैसे पूछा था ना क्या कॉमन है इन नंबर्स में, तो हमारा आंसर रहेगा 11, 13, 17, 19। ये जो नंबर्स दिए गए हैं ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और इसके बाद हमसे पूछा गया कि अगले 3 ऐसे नंबर्स लिखो जो इसी पैटर्न में फिट होते हैं, यानी कि अगले 3 प्राइम नंबर लिखने हैं 19 के आगे के। नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स वो यहाँ हम लिख देते हैं। 19 से अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो होगा 23, उससे अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो होगा 29, और उससे अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो होगा 31। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। और इसका मतलब यहाँ बताया गया द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। यानी कि हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, जिसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड किया जाए तो उनका सम भी एक नेचुरल नंबर ही आता है। इस बात को हम जानते हैं। अब आगे देखते हैं, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हमें ये बताना है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या वो क्लोज्ड होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन के। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें ये बताना है कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एक नेचुरल नंबर में से दूसरे नेचुरल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आता है। अगर ऐसा हो गया, हम एग्जाम्पल्स के द्वारा भी देखेंगे। अगर हम ये देखते हैं कि एक नेचुरल नंबर में से दूसरे नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आता है, तो अब तो हम कहेंगे यस कि जो नेचुरल नंबर है वो अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा एग्जांपल दिख जाता है जिसमें हम ये देख पाएँ कि एक नेचुरल नंबर में से दूसरे नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो जो आंसर है वो नेचुरल नंबर नहीं आया, फिर हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होते हैं। वो कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको बताऊँगा। प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। और अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे नो, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक नेचुरल नंबर में से दूसरा नेचुरल नंबर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आता है। और इसको हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं एग्जांपल्स के द्वारा। जैसे कि मैंने एक नेचुरल नंबर लिया 10, उसमें से मैंने माइनस किया दूसरा नेचुरल नंबर 6, तो आंसर आया 4। अब यहाँ पर तो आप कहेंगे कि देखिए ये तो नेचुरल नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ज़रा आप एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार मैंने नेचुरल नंबर 6 पहले लिखा और उसमें से माइनस किया दूसरे नेचुरल नंबर 10 को। 10 में से 6 गया 4, बड़े नंबर का साइन माइनस। यानी इस बार जो आंसर आया, एक नेचुरल नंबर में से दूसरा नेचुरल नंबर माइनस किया तो आंसर आया -4। और -4 एक नेचुरल नंबर नहीं होता, तो यहाँ हमने लिखा नॉट अ नेचुरल नंबर। यानी कि अगर आप एक नेचुरल नंबर में से दूसरा नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो आंसर है वो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आता है। इसलिए जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज नहीं होते। इसीलिए यहाँ पर हमने ऊपर ये स्टेटमेंट लिखी थी, नो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है, एंशंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। यानी कि जो एंशंट इंडियंस होते थे वो उनकी फिंगर्स में जो जॉइंट्स होते थे उनको वो काउंटिंग के लिए यूज़ किया करते थे। आप भी अपनी फिंगर्स चेक कर सकते हैं, हर फिंगर में आपको 3 जॉइंट्स मिलते हैं। अब आगे देखिए, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। और आज भी ये चीज़ यूज़ की जाती है। आज भी अगर बच्चों को सिखाया जाता है काउंटिंग करने का तो वो फिंगर से सिखाया जाता है, थंब का यूज़ किया जाता है। और एक फिंगर पर आपके 1 2 3 जॉइंट्स होते हैं, तो एक फिंगर पे 3 काउंटिंग हो सकती है। तो आपने भी बचपन में इसी तरीके से काउंटिंग सीखी होगी। आगे देखते हैं,
ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स, हर फिंगर पे 3 जॉइंट्स होते हैं। एंड द थंब इज़ यूज्ड टू काउंट देम, और थंब के द्वारा हम उन फिंगर्स पे जो जॉइंट्स होते हैं उनको उनको काउंट करते हैं। आप अपना थंब से हर फिंगर के ऊपर जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनको काउंट करते हैं। आगे देखिए, हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक हैंड पे आप कितने नंबर्स काउंट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ आप खुद भी करके देख सकते हैं। अपने थंब का यूज़ कीजिए और एक एक करके सभी फिंगर्स पे जॉइंट्स को आप अगर काउंट करने जाएंगे तो एक फिंगर पे होगा 1 2 3, अगले पे फिर हो जाएगा 4 5 6, थर्ड फिंगर पे 7 8 9 और फोर्थ पे 10 11 12। अब टोटल आपकी 4 फिंगर्स है, हर फिंगर के ऊपर 3 जॉइंट्स है, तो 3 इंटू 4, एक हैंड पर आप टोटल ऐसे 12 तक काउंटिंग कर सकते हैं। तो एक तो हमें ये बताना है कितना हम काउंट कर सकते हैं। वर्बली मैंने बता दिया कि आंसर 12 आएगा, लिखना कैसे वो अभी हम देखेंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। यानी कि ये जो हम अपने एक हैंड पर 12 तक काउंट कर सकते हैं जॉइंट्स की मदद से, एक थंब से हम जॉइंट्स को काउंट करते हैं, तो एक हैंड पर 4 फिंगर्स पे आप 12 तक काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है, ये जो काउंटिंग का मेथड है हैंड पे, ये एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से किस तरह रिलेट करता है, ये किस तरह से उससे कनेक्टेड है, ये हमें बताना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए इधर। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ जॉइंट्स ईच फिंगर हैज़, यानी कि हर फिंगर पे कितने जॉइंट्स होते हैं, 3 जॉइंट्स होते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ फिंगर्स इन वन हैंड, एक हैंड में कितनी फिंगर्स होती है, 4 फिंगर्स होती हैं। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स इन वन हैंड में कितने जॉइंट्स है, दूसरे शब्दों में कहे कि 4 फिंगर्स में कितने जॉइंट्स है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 4 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसमें जो पहला पार्ट था वो यही था ना, कि आप एक हैंड पर कितने काउंटिंग कर सकते हैं अगर आपकी हर फिंगर पे 3 जॉइंट्स है तो। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, तो इसका फाइनली आंसर यहाँ हम लिखेंगे, वी कैन काउंट 12 जॉइंट्स ऑन वन हैंड। एक हैंड पर हम 12 जॉइंट्स को काउंट कर सकते हैं। अब उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन ये भी था कि ये जो काउंटिंग का मेथड है जॉइंट्स की मदद से फिंगर्स पे, ये किस तरीके से रिलेट करता है एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम के साथ। यानी जो प्राचीन समय में जो ये बेस 12 काउंटिंग सिस्टम लिया गया, जिसमें कि 12 को बेस बनाया गया, इसके साथ ही कैसे रिलेट करता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे दिस काउंटिंग मेथड, यानी ये जो काउंटिंग मेथड है ना, कि एक हैंड पर आप अपने थंब की मदद से टोटल 12 जॉइंट्स का यूज़ करके 12 तक काउंटिंग कर सकते हैं। दिस काउंटिंग मेथड विद 12 जॉइंट्स ऑन वन हैंड वाइडली कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। यानी ये जो मेथड है जिस पर आप एक हैंड पर 12 जॉइंट्स को काउंट करते हैं तो 12 तक आप काउंटिंग कर सकते हैं, इसके लिए ये माना जाता है, दुनिया भर में ये माना जाता है कि यही जो मेथड था ना काउंटिंग का, हैंड पे थंब से जो काउंटिंग की जाती थी, यही मेथड ओरिजिन बना, इसी से ये जो बेस 12 काउंटिंग सिस्टम था ना वो इसी से बना, यही उसका ओरिजिन था। यानी पहले ये हाथ से काउंटिंग की जाती थी, हाथ पे काउंटिंग की जाती थी, और यही बेस 12 काउंटिंग सिस्टम का आधार बन गया। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। अब इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो में 3 से लेकर पेज नंबर 44 तक कवर करेंगे, और ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 3.2 द रेवोल्यूशन ऑफ शून्य व्हेन नथिंग बिकेम समथिंग। तो इस टॉपिक में मेन चीज हम ये समझने जा रहे हैं कि ये जो शून्य है यानी कि जीरो, ये आया कैसे, इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ से हुई, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्या ये डायरेक्ट मैथ में ही यूज किया जाने लगा, या मैथ में यूज किए जाने से पहले क्या इसका पहले से ही यूज होता था, और फिर उसके बाद एक समय आया जब इसका मैथ में भी यूज किया जाने लगा। ये सब चीजें यहाँ पर अब हम जानेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, फॉर मिलेनिया, यानी कि हजारों सालों तक द नंबर लाइन स्टार्टेड एट 1, यानी कि हजारों सालों तक जो संख्या होती थी, जो नंबर्स होते थे, वो 1 से स्टार्ट होते थे। इफ यू हैड 5 एप्पल्स, अगर आपके पास 5 सेब होते थे, एंड गेव ऑल 5 अवे, और आपको पांचों सेब किसी को दे देते हैं, यू डिड नॉट हैव अ नंबर टू रिप्रेजेंट योर स्टेट, यानी कि उसके बाद आपके पास आपको बताने के लिए कोई नंबर नहीं होता था। यानी इतने हजारों साल तक ये सिचुएशन थी कि नंबर 1 से स्टार्ट होते थे, और अगर आपके पास कोई चीज 5 के संख्या में, जैसे 5 एप्पल्स है, और आपने पांचों एप्पल किसी को दे दिए, तो आपके पास क्या बचा, ये बताने के लिए कोई नंबर ही नहीं होता था आपके पास। यू सिंपली हैड अ वॉइड, यानी एक खालीपन रहता था कि 5 सेब थे, पांचों किसी को दे दिया, अब आपके पास क्या बताने के लिए कुछ है ही नहीं। और ये बहुत कई सौ साल या कई हजार साल तक ऐसे ही रहा। लैक ऑफ एप्पल्स, मतलब आप बता नहीं सकते थे कि अब आपके पास अगर 5 में से 5 ही एप्पल किसी को दे दिए तो अब आपके पास क्या है, वो आप समझा नहीं पाते थे, क्योंकि जीरो का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। अब आगे देखिए, सिविलाइजेशंस लाइक द बेबीलोनियंस एंड मायान्स
used a placeholder symbols to indicate an empty column in a number। यानी कि जो बेबीलोनियन सभ्यता थी, जो माया सभ्यता थी, इन्होंने क्या किया कि जो एम्प्टी कॉलम होता था, जैसे 5 चीजें हैं, पांचों किसी को दे दी तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? प्लेस होल्डर सिंबल्स को यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने इसे कोई नंबर नहीं, इसका कोई नंबर यूज नहीं किया। ठीक है, बस एक प्लेस होल्डर, एक सिंबल बना के रख दिया कि जब कुछ भी नहीं है तो वो सिंबल है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है वो उनको नहीं पता था। जैसे आज हम जीरो का कितना यूज करते हैं, किसी नंबर में जीरो ऐड करो तो वो नंबर आ जाता है, किसी नंबर में से जीरो माइनस करो तो वही नंबर आंसर में आ जाता है, किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आंसर होता है। ये सब चीजों का ज्ञान उनके पास नहीं था। बस उन्होंने एक सिंबल यूज करना, प्लेस होल्डर सिंबल यूज करना शुरू कर दिया था जीरो के लिए, हालांकि जीरो उनके दिमाग में ही नहीं था। बट दे डिड नॉट ट्रीट नथिंग एज अ नंबर दैट यू कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई। लेकिन अगर उनके पास कुछ नहीं है तो उस कुछ नहीं के लिए उनके पास कोई नंबर था ही नहीं जिसे वो ऐड कर पाते, सब्ट्रैक्ट कर पाते या मल्टीप्लाई कर पाते। अब आगे क्या बताया गया देखिए। इट वॉज द वर्क ऑफ ब्रह्मगुप्ता 628 CE दैट द वर्ड वॉज फॉर्मली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ नंबर विच ट्रूली ट्रांसफॉर्म्ड मैथमेटिक्स। यानी कि जो ब्रह्मगुप्ता थे 620 CE में, इन्होंने इस नथिंगनेस को, यानी जो कुछ भी नहीं है, उसको इन्होंने एक नंबर में ट्रांसफॉर्म किया, जिसे आज हम जीरो के नाम से जानते हैं। और इसकी वजह से, क्योंकि ब्रह्मगुप्ता ने ये मतलब स्टार्ट किया कि जब कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स ये शून्य है, ये जीरो है। इसकी वजह से मैथमेटिक्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मैथमेटिक्स ही बदल गई। क्योंकि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि जो इतनी बड़ी चीज़ जो इतने हज़ारों सालों तक मिसिंग थी मैथमेटिक्स से, वो यहाँ पर आई और मैथमेटिक्स को ही बदल के रख दिया। तो मैथमेटिक्स में आने से पहले जो ज़ीरो था, जो शून्य था, यानी कुछ भी नहीं, नथिंगनेस, क्या किसी न किसी रूप में यूज़ होता था? बिल्कुल, उसके बारे में बताया गया है। दिस मोन्यूमेंटल लीप वाज इन टर्न इंस्पायर्ड बाय इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। यानी मैथमेटिक्स में ज़ीरो का यूज़ होने से पहले इसी नथिंगनेस को, यानी जो कुछ भी नहीं होता, जिसे बाद में मैथमेटिक्स में ज़ीरो कहा गया, वो प्राचीन भारत में फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा था। और इसी के बारे में अब हम आगे यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। फ्रॉम फिलोसफी टू मैथमेटिक्स द कंसेप्ट ऑफ शून्य, यानी शून्य का जो एक कंसेप्ट था, जीरो का ये जो कंसेप्ट था, ये फिलोसफी से मैथमेटिक्स में आया। अब इसके बारे में यहाँ क्या बताया गया है। इन द उपनिषाद्स एंड इन द वास्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर स्टार्टिंग वेल बिफोर द 7th century BCE, यानी कि अगर हम 7th century BCE के समय के पास जाएं तो उस समय पर उपनिषाद्स में और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था उसमें कंसेप्ट ऑफ शून्य मिलता है। द कंसेप्ट ऑफ शून्य, जिसको कि एम्प्टीनेस और नथिंगनेस भी कहते हैं, ये आपके उपनिषाद्स में और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी शून्य का कंसेप्ट मिलता है। अब इसी को आगे पढ़ते हैं। शून्य वॉज अ प्रफाउंड स्टेट दैट वॉज द गोल ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। यानी कि उस समय पर यह माना जाता था कि योगा में और मेडिटेशन में, यानी कि जब योगा किया जाता था, ध्यान लगाया जाता था, तो टारगेट ये होता था कि शून्य वाली स्टेट तक पहुंचना है, जीरो वाली स्टेट तक पहुंचना है। अब आगे देखिए। द वर्ड शून्य मीन्स जीरो, वर्ड शून्य का मतलब होता है जीरो, एंड द वर्ड शून्य यानी कि जीरोनेस वॉज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन दीज वर्क्स टू डिस्क्राइब द स्टेट दैट वन इज ट्राइंग टू रीच ड्यूरिंग मेडिटेशन। यानी कि जब ये मेडिटेशन किया जाता था, योगा किया जाता था, तो उस समय पर यही टारगेट होता था कि हमें इस शून्य तक पहुंचना है, अपने आप को शून्य कर देना है, जीरो कर देना है। और इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया कि जब ये कहा जाता है कि अपने आप को शून्य कर देना है, जीरो कर देना है, तो इसका क्या मतलब होता था। दैट ऑफ एम्प्टिंग वंस माइंड ऑफ ऑल वृत्तिज, फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड टू अचीव द स्टेट ऑफ परफेक्ट स्टिलनेस एंड ट्रैंक्विलिटी। यानी कि जब ये कहा जाता है कि उस समय पर ये माना जाता था कि मेडिटेशन से हमें अपने आप को शून्य कर देना है, तो उनका अर्थ क्या होता था, इसको एक बार फिर देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि अपने आप को बिल्कुल खाली कर देना और हमारे अंदर जितनी भी जो बुरे ख्याल कह सकते हैं, जो भी त्रुटियां हैं, जो भी फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड है, जो ध्यान इधर उधर भटकता है, उसको हमें एकदम शून्य कर देना है, स्थिर कर देना है। और क्या अचीव करने के लिए, क्या हासिल करने के लिए, टू अचीव द स्टेट ऑफ परफेक्ट स्टिलनेस, ताकि एक स्थिरता आए एंड ट्रैंक्विलिटी, और एक शांति वाली स्थिति में हम पहुंच जाए, जब हमारा दिमाग, हमारे विचार बिल्कुल एकदम शांति वाली स्थिति में पहुंच जाए। तो इस स्थिति को कहा जाता था कि अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दो, अपने मन को बिल्कुल स्थिर कर दो। अब आगे क्या बताया गया देखिए। पतंजलि इन द योगा सूत्रास अराउंड द 3rd century BCE ऑल्सो डिस्क्राइब, पतंजलि ने भी इस बात को डिस्क्राइब किया, हाउ शून्य कैन हेल्प लीड
टू कंट्रोल ओवर वंस माइंड, बॉडी एंड सेंसेस। यानी पतंजलि ने इस बात को बताया कि किस तरीके से जब आप इस शून्य वाली स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो वो कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं, बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में यूज होने से पहले जो जीरो था वो इंडियन एंशियंट फिलोसफी में उसका यूज होता था। अब आगे देखते हैं क्या बताया गया है। बिकॉज इंडियन थिंकर्स रिवर्ट दिस स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस। यहाँ पर इंडियन थिंकर्स का मतलब हुआ भारतीय विचारक और रिवर्ट का मतलब होता है आदर करना। यानी कि क्योंकि भारतीय विचारक वो आदर करते थे इस स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस का, इस शून्यता का वो आदर करते थे। दे पोसेस द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नेसेसरी टू वेलकम नथिंगनेस एज अ कंसेप्ट इन फिलोसफी। तो फिलोसफी में उन्होंने इस नथिंगनेस को बड़े अच्छे से अपना लिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आगे देखते हैं। दिस कंसेप्ट ऑफ जीरोनेस देन फाउंड इट्स वे इनटू मैनी फील्ड्स। अब क्या हुआ कि जो पहले ये नथिंगनेस था, कुछ नहीं, ये पहले तो फिलोसफी में यूज होता था, फिर धीरे धीरे इसने अपनी जगह बनाई बहुत सारी फील्ड्स में, जैसे कि आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स में। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा विज्ञान। एंड eventually made its way into mathematics in the works of आर्यभट्टा एंड फाइनली ब्रह्मगुप्ता। और फिर एक ऐसा समय आ गया जब इस नथिंगनेस यानी कि जो शून्यता था इसका यूज किया जाने लगा मैथमेटिक्स में। और किसने स्टार्टिंग किया? आर्यभट्टा ने, और उनके बाद ब्रह्मगुप्ता ने। अब इसके बाद क्या बताया गया देखिए। दस द फिलोसफिकल कंसेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस क्रिस्टलाइज्ड इनटू द मैथमेटिकल जीरो। यानी कि फिलोसफी में जो ये कंसेप्ट था एम्प्टीनेस का, नथिंगनेस का, वो अब मैथमेटिकल में यही कंसेप्ट हो गया जीरो का। यानी कि जहां पर पहले फिलोसफी में जिस चीज को एम्प्टीनेस कहा जाता था, नथिंगनेस कहा जाता था, वही अब मैथमेटिक्स में वो जीरो बन गया। अब इसके बाद क्या दिया गया देखिए। द बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट एंड ब्रह्मगुप्तास रूल। यानी कि बख्शाली पांडुलिपि और ब्रह्मगुप्ता के नियम। अब इसमें हमें क्या बताया गया देखिए। इन द हिंदू नंबर सिस्टम दैट वी यूज टुडे, यानी आज के समय पर हम जो हिंदू नंबर सिस्टम यूज करते हैं, द फिजिकल ट्रांजिशन फ्रॉम अ ब्लैंक स्पेस टू अ सिंबल कैन बी सीन इन द बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए पहले जीरो के लिए ब्लैंक स्पेस यूज किया जाता था, उसके बाद फिर उसके लिए एक सिंबल यूज किया जाने लगा, और सबसे पहले जो सिंबल यूज किया जाने लगा वो हमें पता चलता है बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट से। ठीक है, डेटेड टू द अर्ली सेंचुरी सी। ये बात हो रही है बिल्कुल अर्ली सेंचुरी सी की। इट फीचर्स अ बोल्ड डॉट, बिंदु, यूज टू रिप्रेजेंट जीरो। यानी बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि जीरो के लिए एक डॉट यूज किया जाता था। ये लिखा है ना, इट फीचर्स अ बोल्ड डॉट, बिंदु, यूज टू रिप्रेजेंट जीरो। जीरो के लिए इस तरीके का सिंबल यूज किया जाने लगा, जो हमें कहाँ मिलता है? बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट में। अब इसके बाद क्या बताया गया देखिए। हाउ एवर अ सिंबल इज जस्ट अ मार्क ऑन अ पेज अंटिल इट हैज रूल्स। देखिए ये डॉट तो यूज किया जाने लगा, ये बिंदु यूज किया जाने लगा जीरो के लिए, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि जो ये सिंबल होता है ये भी तो सिर्फ एक पेज पर एक मार्क ही होता है जब तक इसके रूल्स ना हो। अब ये जीरो के लिए सिंबल तो यूज किया जाने लगा जो बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चलता है, लेकिन इसके रूल क्या थे, इसको यूज कैसे करना है, वो अभी तक नहीं हुआ था। वो हुआ ब्रह्मगुप्ता के द्वारा। फिर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो इंटू अ फुली ऑपरेशनल नंबर अकर्ड इन द वर्क ऑफ ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता ने क्या किया? जीरो को एक फुली ऑपरेशनल नंबर की तरह यूज करना शुरू किया। जैसे दूसरे नंबर्स यूज किए जाते हैं ना, उनको ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, ये सब चीजें ब्रह्मगुप्ता ने शुरू किया कि जीरो को भी बाकी जो ऑपरेशनल नंबर्स है उनकी तरह यूज करना शुरू किया। इन हिज सेमिनल वर्क द ब्रह्मगुप्ता सिद्धांता, he explicitly defined zero as the result of subtracting a number from itself a minus a is equal to zero। यानी कि ब्रह्मगुप्ता ने इस चीज को समझाया कि जब हम जीरो कहते हैं ना, तो जीरो का मतलब है कि आप किसी नंबर को उसी नंबर से माइनस कर दीजिए, किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर देंगे तो आपको जीरो मिलता है। ये बात किसने बताई? ब्रह्मगुप्ता ने। और उसके बाद देखिए क्या बताया गया है। ब्रह्मगुप्ता देन लेट डाउन द फाउंडेशनल लॉज ऑफ एरिथमेटिक्स विद शून्य। और उसके बाद ब्रह्मगुप्ता ने शून्य यानी जीरो जो था उसको एरिथमेटिक में यूज करना शुरू किया, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में जीरो को यूज करना शुरू किया। और यहाँ पर अभी हम ये देखेंगे भी कि कैसे उन्होंने बताया कि किसी नंबर में जीरो ऐड करे तो क्या होता है, किसी नंबर में से जीरो माइनस करे तो क्या होता है, किसी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करे तो क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि ब्रह्मगुप्ता जिस स्टेज पर अब लेकर आए जीरो को, कि अब जीरो को एक नंबर की तरह ट्रीट किया जाने लगा, और जैसे बाकी नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया जाता है, वैसे जीरो को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना उन्होंने शुरू किया।
अब ब्रह्मा गुप्ता ने जीरो के लिए कुछ रूल बनाए। देखिए, ब्रह्मा गुप्ता's रूल्स फॉर जीरो। अब ये रूल्स क्या थे? पहला, व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि जब जीरो किसी नंबर में ऐड किया जाता है तो जो नंबर है ना उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर ही आंसर हो जाता है। कैसे? ए में जीरो ऐड किया, ए ही आपका आंसर आ गया, नंबर में कोई चेंज नहीं आया। जैसे कि अगर आप 2 प्लस 0 करते हैं तो आपका आंसर 2 ही आ जाता है। तो 2 में जब 0 ऐड किया तो आंसर 2 ही आ गया और इस नंबर में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद व्हेन 0 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द नंबर रिमेन्स अनचेंज, a माइनस जीरो इज इक्वल टू ए। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने एडिशन का देखा। अब अगर किसी नंबर में से 0 माइनस कर दिया जाए तो इस नंबर में कोई चेंज नहीं आता और ये नंबर ही आपका आंसर हो जाता है। जैसे 3 माइनस 0 करते हैं तो 3 में कोई चेंज नहीं आया और 3 ही आपका आंसर है। और थर्ड रूल देखिए जो ब्रह्मा गुप्ता ने बनाया जीरो के लिए, व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द रिजल्ट इज जीरो, a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। उन्होंने कहा किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो ही आ जाता है। अब कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, 5, 10, मिलियंस में ले लीजिए, अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 45 से लेकर पेज नंबर 46 तक कवर करेंगे और ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 3.3 इंटीजर्स एक्सपेंडिंग द होराइजन। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणिता मंजरी, इसके चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे और पेज नंबर 45 से लेकर पेज नंबर 46 तक कवर करेंगे और ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 3.3 इंटीजर्स एक्सपेंडिंग द होराइजन। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। ब्रह्मा गुप्ता डिड नॉट स्टॉप एट जीरो। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि ब्रह्मा गुप्ता ने ही ज़ीरो को एक नंबर की तरह यूज़ करना शुरू किया था और उन्होंने बताया था कि अगर किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर दिया जाए तो ज़ीरो आता है। तो अब इसी को आगे कॉन्टिन्यूशन में कहा गया है कि ब्रह्मा गुप्ता ज़ीरो पर ही नहीं रुके। ही रियलाइज्ड दैट इफ सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ कैन रिजल्ट इन ज़ीरो। उन्होंने ये इस बात को रियलाइज़ किया कि अगर किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आंसर ज़ीरो आता है। जैसे 5 माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। देन व्हाट वुड हैपन इफ़ वी सब्ट्रैक्ट अ लार्ज नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर वन। फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा। जैसे कि अगर 3 में से 5 माइनस किया जाए तो क्या आंसर आएगा। अब आज के समय पर तो हम ये जानते हैं कि अगर हमें 3 में से 5 माइनस करना है तो हम 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन माइनस यानी कि -2 आएगा। लेकिन उस समय पर तो ये इन्फॉर्मेशन थी नहीं ना, तो इस चीज़ तक वो कैसे पहुँचे, इस स्टेज तक ब्रह्मा गुप्ता कैसे पहुँचे, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। अब उन्होंने आगे का रास्ता कैसे निकाला कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर हम कैसे माइनस करेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या तरीका निकाला। टू आंसर दिस, इसका आंसर जानने के लिए ब्रह्मा गुप्ता ग्राउंडेड हिज मैथमेटिक्स इन द रियलिटी ऑफ कॉमर्स एंड लाइफ। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो कॉमर्स और लाइफ है ना उसको कनेक्ट करके इन्होंने उसमें मैथमेटिक्स का यूज़ किया। ही रिकॉग्नाइज्ड टू स्टेट्स। उन्होंने यहाँ पर दो सिनेरियो सोचे। देखिए दो चीज़ें उन्होंने सोची। एक था फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब धना और धना मतलब पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो यही चीज़ बताई गई है। जब हम कहते हैं फॉर्च्यून, यानी इस चैप्टर में जब भी हम कहेंगे फॉर्च्यून्स या धना तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंटिंग वेल्थ और एसेट्स। तो यहाँ पर फॉर्च्यून यानी धना का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वेल्थ को और एसेट्स को। और उसके अलावा एक टर्म यहाँ पर उन्होंने दिया डेप्स। डेप्स यानी कि ऋण। जैसे ऋण होता है ना, आप किसी से उधार लेते हैं तो वो आपके ऊपर डेप्ट होता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स। तो इस चैप्टर में जब भी हम डेप्ट कहेंगे या ऋण कहेंगे या ऋण कहेंगे तो इसका मतलब होगा नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंटिंग डेप्ट्स। ये दिखाएगा कि आपके ऊपर कितना डेप्ट है, कितना उधार है। तो जब हम कहते हैं फॉर्च्यून या धना तो ये पॉजिटिव सेंस में आता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है वेल्थ और एसेट्स को। जब हम कहते हैं डेप्ट्स या ऋण या ऋणा तो ये नेगेटिव सेंस में आता है और ये रिप्रेजेंट करता है डेप्ट्स को यानी कि उधार को। और फॉर्च्यून मतलब पॉजिटिव नंबर्स और डेप्ट्स मतलब नेगेटिव नंबर्स। अब इसके बाद क्या बताया गया है। बाय मूविंग टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन ब्रह्मा गुप्ता फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड नेगेटिव नंबर्स टू द वर्ल्ड। यानी नंबर लाइन पे जीरो के लेफ्ट साइड में ब्रह्मा गुप्ता ने नेगेटिव नंबर्स को दिखाया और दुनिया के सामने पहली बार वो नेगेटिव नंबर्स लेकर आए। उसके बाद द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स
their negative counterparts, and 0 creates the set of integers denoted by the symbol z from the German word zehlen meaning numbers। यानी कि उन्होंने क्या किया ब्रह्मगुप्ता ने, ज़ीरो के राइट साइड में तो ये पॉजिटिव नंबर्स दिखाए, फिर ज़ीरो खुद भी एक नंबर है, और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स बताए, और इस तरीके से यानी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और खुद ज़ीरो, ये सब मिलकर सेट ऑफ इंटीजर बन गए। यानी ये बाद में फिर क्या कहलाए, इंटीजर्स कहलाए। और इंटीजर्स को कौन से सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, डिनोट किया गया, जेड के द्वारा, जिसका जो कि एक जर्मन वर्ड होता है जेलिन, जिसका मतलब होता है नंबर। तो यहाँ से ये जेड लेटर लिया गया, जेड सिंबल लिया गया ज़ीरो को डिनोट करने के लिए। अब इसके बाद क्या दिया गया है, द अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इसके बाद ब्रह्मगुप्ता ने यह बताया कि इंटीजर्स को ऐड करने के क्या रूल्स होते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के क्या रूल्स होते हैं, और मल्टीप्लाई करने के क्या रूल्स होते हैं। देखिए यही चीज़ें यहाँ पर लिखी है। ब्रह्मगुप्ता गेव एक्सप्लिसिट रूल्स फॉर एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग दीज इंटीजर्स विच वी स्टिल यूज एग्जैक्टली एज ही रोट दैम ओवर 1300 ईयर्स एगो। यानी कि ब्रह्मगुप्ता ने इन इंटीजर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, इन सब के लिए जो रूल बनाए थे ना, वो आज 1300 साल बाद भी हम उन्हीं रूल्स को यूज़ करते हैं। तो पहला रूल यहाँ पर देखिए जो ब्रह्मगुप्ता ने बनाया, अ फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून इज़ अ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब हमने क्या देखा था, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ ऐड कर देते हैं तो इनका जो सम आता है वो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये रूल ब्रह्मगुप्ता ने बताया। उसके बाद सेकंड, अडेप्ट। डेप्ट मतलब नेगेटिव इंटीजर। अडेप्ट प्लस अडेप्ट इज अ डेप्ट। अब आपने यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर लिया -5, डेप्ट मतलब नेगेटिव इंटीजर, उसमें आपने प्लस कर दिया एक और नेगेटिव इंटीजर को। तो आप इनको जब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करते हैं, -5 उसमें ऐड करते हैं ऐसे -4 को, तो -5 प्लस माइनस -4 हो जाता है, ऐड करके माइनस ही आ गया ना। तो वही चीज़ उन्होंने बताई कि अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हो तो उनका जो सम आता है वो भी एक नेगेटिव इंटीजर यानी कि डेप्ट ही होता है। और इसी को उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ से भी जोड़ा। इफ़ यू ओ ₹5, आपने किसी से 5 रुपये उधार लिए। जब भी आप कुछ उधार लेते हो ना तो वो नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। इफ़ यू ओ ₹5 एंड बोरो ₹4 मोर यू ओ ₹9, यानी आपने पहले ही 5 रुपये उधार लिए हुए थे तो -5, फिर आपने 4 रुपये और उधार ले लिए तो ये -5 और -4 ऐड करेंगे। अब आपके ऊपर 9 रुपये की उधारी हो गई, आपके ऊपर इतना कर्जा हो गया, तो अब आपके पास फाइनली जो आपके ऊपर डेप्ट है वो है -9। तो यहाँ पर हमें ये पता चला इस सेकंड रूल से कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाए तो जो आंसर आता है वो भी नेगेटिव ही होता है। इसके बाद थर्ड रूल जो ब्रह्मगुप्ता ने बनाया, देखिए, अ फॉर्च्यून माइनस जीरो इज़ अ फॉर्च्यून, यानी कि अगर आप एक पॉजिटिव नंबर में से जीरो माइनस करते हैं तो पॉजिटिव नंबर ही आता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ एग्जांपल में देख लीजिए, 7 माइनस जीरो, 7 एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें से जीरो माइनस किया तो आंसर 7 आया, वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। अ डेप्ट माइनस जीरो इज़ अ डेप्ट, डेप्ट मतलब नेगेटिव नंबर। तो अगर आप एक नेगेटिव नंबर में से, ऐसे -6 में से माइनस करते हैं जीरो तो आंसर भी एक नेगेटिव नंबर ही आता है। तो पॉजिटिव नंबर में से जीरो माइनस करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर में से जीरो माइनस करेंगे आंसर नेगेटिव आएगा। अब उसके बाद अगला रूल देखते हैं जो उन्होंने बताया, द प्रोडक्ट ऑफ अ डेप्ट एंड अ फॉर्च्यून इज अ डेप्ट, यानी कि अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ तो आंसर नेगेटिव आता है। जैसे कि अगर मैं -5 को मल्टीप्लाई करता हूँ +2 के साथ तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, साइन माइनस का आता है। तो देखा आपने कि माइनस वाले इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है माइनस में। और ये रूल हमें किसने दिया, ये रूल हमें दिया ब्रह्मगुप्ता ने। यहाँ पर ये एग्जांपल भी दिखाया गया है, जैसे आपने ये नेगेटिव इंटीजर लिया, इसको पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो आपको जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके कैसे बताया गया। इफ़ यू टेक ऑन 4 डेप्ट्स ऑफ ₹3, योर टोटल डेप्ट इज़ ₹12। देखिए जब आप किसी से उधार लेते हैं तो वो नेगेटिव सेंस में आया, तो आपने क्या किया, 3 रुपये उधार लिए, कितनी बार, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 बार। तो जो आप उधार ले रहे हैं 3 रुपये, ये तो हुआ नेगेटिव, और कितनी बार आपने लिया, 4 टाइम्स। तो जब आप कोई चीज़ लेते हैं ना तो उसको उसको हम लेते हैं, जैसे आपने 1 बार लिया, 2 बार लिया, 4 बार लिया, ये तो आ गया पॉजिटिव सेंस में। जब आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि आपने डेप्ट लिया है तो वो अपना नेगेटिव साइन भी लेकर आया। आपने हर 4 बार क्या किया, आपने 3 रुपये उधार लिए तो 4 पॉजिटिव हुआ और 3 नेगेटिव हुआ। 4 इंटू -3 किया तो आपको मिल गया -12, यानी अब आपके ऊपर 12 रुपये का उधार है जिसको आप नेगेटिव फॉर्म में ऐसे बताओगे -12।
अब इसके बाद अगला रूल जो ब्रह्मा गुप्ता ने बताया वो क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्थ्स इज अ फॉर्च्यून। यानी अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका प्रोडक्ट फॉर्च्यून यानी पॉजिटिव आता है। जैसे कि -3 इंटू -4 करोगे तो आपको मिलेगा +12। अब इसी को जैसे यहाँ पर ये एक एग्जांपल था जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड था, इसी को अगर प्रैक्टिकल लाइफ से हम रिलेट करके देखें तो देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा। आपने -3 यानी कि 3 रुपये उधार लिए 4 बार, तो आपके ऊपर जो कर्जा था, जो उधार था वो था 12 रुपीज़ का, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -12। अब कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि आपने जो ये 4 बार उधार लिया है ना 3-3 रुपए का, मैं इसको आपसे ले लेता हूँ, मैं आपके पैसे चुका देता हूँ। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, आपका जो उधार था वो -3 -3 -3 -3 4 बार करके आपने लिया था और 4 बार ही करके वो व्यक्ति आपसे वो आपका उधार वापस ले लेता है और आपके वो पैसे चुका देता है। तो अब वो क्या कर रहा है, पहले आप उधार ले रहे थे तो ये वाला 4 पॉजिटिव था, इस बार वो व्यक्ति आपका उधार चुका रहा है, एक तरह से आपका उधार वापस ले रहा है। जब कोई आपसे कोई चीज़ लेता है तो वो नेगेटिव में आती है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव होने के बावजूद आपके लिए अच्छा है। क्यों? बड़े ध्यान से देखिए, आपने 3 रुपये उधार लिए थे 4 बार, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ऊपर 12 रुपये का कर्जा था। अब जो व्यक्ति आया उसने कहा कि मैं आपका ये जो आपने 4 बार उधार लिया है 3 रुपये का, ये मैं लौटा देता हूँ, ये मैं वापस कर देता हूँ पैसे, आपका उधार ख़त्म हो जाएगा। तो एक-एक करके उसने 4 बार आपसे आपका ये उधार वापस ले लिया। क्योंकि ये आपसे लिया जा रहा है, तो ये भी अब नेगेटिव सेंस में आ गया, लेकिन -3 और -3 जब मल्टीप्लाई किया गया, तो ये +12 हो गया। तो जो आपके पास ये उधार था ना, वो यहाँ पर अब ख़त्म हो गया। और यही चीज़ आगे यहाँ थिंक एंड रिफ्लेक्ट में भी हमसे पूछी गई है, जो मैंने अभी आपको समझाया। वाई डज़ अ नेगेटिव टाइम्स अ नेगेटिव वाई डज़ अ नेगेटिव टाइम्स अ नेगेटिव इक्वल अ पॉजिटिव। यानी कि इस चीज़ को समझाने के लिए कि जैसे ये तो चलो समझना ईजी है कि -3 इंटू -4 करो तो पॉजिटिव आ जाता है 12, यानी कि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करो तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है, ये हम समझ गए। लेकिन यहाँ कहा गया है कि ऐसा होता क्यों है, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाने के लिए ये चीज़ें बोली गई हैं। थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड डेप्थ। तो यहाँ पर एक्शन और डेप्थ के हिसाब से है। डेप्थ मतलब जो आप उधार ले रहे हो, जैसे कि -3, और एक्शन मतलब आपने 4 बार लिया, जब लिया था तो ये 4 पॉजिटिव था, जब आप ये वापस ले रहे हो, कोई व्यक्ति आपसे आपका उधार वापस ले रहा है 4 बार, तो फिर यही नेगेटिव हो गया। तो जो चीज़ें मैं यहाँ ऊपर समझा चुका हूँ ना, वही चीज़ें अब आपके काम आएंगी इसमें। इफ़ अ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट्स अ डेप्थ, अगर नेगेटिव नंबर डेप्थ को दिखाता है, जब आप कुछ उधार लेते हो तो वो नेगेटिव में आता है, देन मल्टीप्लाइंग बाय अ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट्स द रिमूवल ऑफ द डेप्थ। तो जब आप ये कह रहे हो कि आपका ये उधार किसी ने चुका दिया, तो इसका मतलब वो आपके पास से आपका उधार वापस ले रहा है, आपके उधार को रिमूव कर रहा है, आपके उधार को चुका रहा है, तो वो भी यहाँ पर नेगेटिव ही लिया जाएगा। लेकिन ये आपके लिए तो अच्छा हो रहा है ना कि कोई आपका उधार चुका रहा है, तो भले यहाँ ये नेगेटिव आ गया, लेकिन वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया और अब आपके लिए ये अच्छा हो गया कि जितना उधार मेरे पास था वो अब चुका दिया गया है। और यहाँ पर हिंट भी दिया गया, और ये सब वही चीज़ें जो मैंने बताई है। इफ़ समवन टेक्स अवे -4 ऑफ योर डेब्ट्स दैट आर ईच वर्थ ₹3, दैट इज़ -3, यू आर इफेक्टिवली ₹12 रिचर, देयरफॉर -3 इंटू -4 इज इक्वल टू +12। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमें ये एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज सेट 3.2। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।